वेलकम टू माय चैनल कैम्सिन। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। तो ये बेसिकली क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए है। हम लोग देखेंगे इसमें थर्मोडायनामिक्स का पहले मतलब समझते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता क्या है। तो थर्मो का मतलब होता है थर्मो यानी कि थर्मल यानी कि हीट, थर्मो यानी थर्मल यानी हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है कि इन मोशन। तो यहां इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि हीट इन मोशन यानी हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये सारा कुछ हम देखेंगे कि इस चैप्टर में किस तरीके से इसके क्या क्या लॉज हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और किस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स को। सबसे पहली बात, थर्मोडायनामिक्स में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है आपका सिस्टम और दूसरा है हमारा सराउंडिंग। देखो, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम वो होता है जहां पर हम सारा ऑब्जर्वेशन अपना करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर अगर आपने लिया, ठीक है ना, और उसको आपने कहीं बाहर बहुत तगड़ी धूप है, बहुत ज्यादा हॉट वेदर है, उसमें रख दिया, तो वो आपका जो ग्लास ऑफ वाटर वो आपका सिस्टम, क्योंकि आप उसमें ऑब्जर्वेंस करोगे कि उसमें क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस तरीके से। और सराउंडिंग क्या हुआ, सिस्टम के अलावा पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। तो यानी कि बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर उसमें हीट डाल रहा है या वहां से हीट लेगा, वो जो भी होगा हम लोग देखेंगे, तो वो हो गया हमारा सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, इसी चीज को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो या तो सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो जाए सराउंडिंग की तरफ, या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मजेदार बात यह है कि एक केस ऐसा भी होगा कि हीट का ट्रांसफर नहीं भी होगा। तो ये सब फैक्टर डिसाइड कौन करता है कि हीट का ट्रांसफर होगा या हीट का ट्रांसफर नहीं होगा और किधर से किधर होगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारे पास एक बनता है दैट इज बाउंड्री। उसके बीच में एक होता है हमारे पास बाउंड्री। इसको समझना जरूरी है पहले, ये बाउंड्री क्या होती है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारे पास एक सपोज करो कि हो सकता है ये लाइन हो कोई जो कि रियली एग्जिस्ट करती हो या इमेजिनरी हो। तो बाउंड्री ये वही चीज होती है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को बाइफरकेट कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, तो इसकी बाउंड्री क्या हुई, ये वाला, ये जो सरफेस है ना, ये ग्लास का जो आउटर जो टचिंग सरफेस है जो सराउंडिंग से, तो दिस इज द बाउंड्री। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाउंड्रीज वो होती है जहां पे एक तरीके से आपका बाइफरकेशन सिस्टम सराउंडिंग का हम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री क्या होगी फिर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी। रियल का मतलब वही वाली बात कि ग्लास ऑफ वाटर में मैंने इधर वाटर लिया ग्लास में, तो ये रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है एटमॉस्फेयर से, या यहां से एटमॉस्फेयर में हीट जाएगा और इस बाउंड्री में आप देख रहे हो यहां पे एक रियल बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। चाहे आप थर्मस ले लो या कोई और सा ले लो। अब एक दूसरी चीज ये हुई कि बेसिकली जैसे आप फ्रिज में अगर वाटर बॉटल रखते हैं तो वहां एक रियल बाउंड्री है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि पानी ठंडा होता है फ्रिज में, तो वहां जो बाउंड्रीज होती है ना वाटर की, जो टचिंग सरफेस होता है, वो रियल बाउंड्री। दूसरा क्या हुआ कि सपोज किसी भी कंटेनर में मैंने पानी रखा हुआ है, इसको मैंने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। अब ये पानी एवापोरेट होके सरफेस में, मतलब सराउंडिंग में ऊपर जा रहा है, तो यहां से दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री। यानी ये कोई बाउंड्री है नहीं, बट मैं ये मान रहा हूं कि इमेजिनरी बाउंड्री एक हमारे पास मिल रहा है। लाइक यहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां से हमारे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं वो स्केप करके और एवापोरेट होकर गैसियस स्टेट में बन रहा है। तो यानी लिक्विड और गैसियस का एक बाउंड्री बन रहा है। तो दिस इज रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। एक ये हो गया। एक बाउंड्री हमारी इस तरीके से हो सकती है कि रिजिड। जैसे मान लो मैंने गैस को किसी कंटेनर में रखा हुआ है और टोटली क्लोज है, इसको कहीं से भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, टोटली पैक है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बाउंड्री। और सपोज करो एक दूसरे कंटेनर में मैंने गैस लिया हुआ है और यहां मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, इस तरीके से एक पिस्टन लगा दिया
और ये पिस्टन हमारा फिर इसके ऊपर मूव कर सकता है। सपोज करो ये इसको पुश कर सकता है तो पुश करके यहां ला सकता है, या ये एक्सपैंड कर सकता है ना। तो पिस्टन अप डाउन मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। तो ये आपका हुआ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। दिस इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अभी हमने देखा था रियल इमेजिनरी, रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये देख लिया। अब देखेंगे हम लोग एक और बाउंड्री होती है, और वो होती है हमारी जो टाइप हो जाती है वो है डायाथर्मिक है ना, और एडियाबैटिक। देखो डायाथर्मिक का एक और मतलब निकलता है इसका कंडक्टिंग। डायाथर्मिक का मतलब होता है कि कंडक्टिंग, यानी ये वही वाली बात है कि आपने वाटर बॉटल को फ्रिज में रखा है, इसमें पानी डाल दिया, मस्त तरीके से आपने देखा कि यहां पे ये फिर क्या हो जाता है, बहुत ही कूल हो जाता है पानी। फ्रिज में आपने वाटर बॉटल रखा और ये कूल हो गया, ठीक है। कूल क्यों हुआ? क्योंकि यहां से जो हीट है वो सारी की सारी बाहर निकल गई। तो यानी ये कंडक्टिंग वॉल है इसकी जो वॉल है वो कंडक्टिंग है, हीट का फ्लो इधर से उधर करा सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायाथर्मिक। और आप सपोज करो किसी थर्मस में अगर आपने कोई चाय वगैरह बना के ले गए, सफर वगैरह में हम लोग जाते हैं तो थर्मस में हमने चाय वगैरह बना के रख लिया, तो यहां पे क्या होगा, ये हीट का ट्रांसफर नहीं होता, तो ये एडियाबैटिक, यानी चेंज इन हीट डेल्टा क्यू, जो चेंज इन हीट कंटेंट, या हम बोलेंगे क्यू ही लिखते हैं हम इसको, कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज 0। तो ये हमारा एडियाबैटिक हो गया, यानी यहां पे कंडक्टिंग वॉल नहीं है, यहां पे जो भी बाउंड्री है वो हीट को ना ही अंदर वाले को बाहर ना बाहर वाले को अंदर जाने देगी। तो ये हमने देख लिया बाउंड्री के बारे में। तो सिस्टम देख लिया हमने, बाउंड्री देख लिया और सराउंडिंग देख लिया, है ना। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि हमारा जो सिस्टम को हम देख रहे हैं, क्योंकि सारा ऑब्जर्वेशन हमें करना है सिस्टम पे। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट हमारा सिस्टम हम लोग लेते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वही वाली बात कि 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया तो ये ओपन है, बिकॉज यहां से आपका वाटर भी एवापोरेट होकर बाहर जा सकता है, यानी कि मास का ट्रांसफर हो सकता है, इसका मास का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे आप देखो रेनी सीजन में कितना सारा पानी फ्लो होता है, मतलब जो पानी रेनफॉल से आता है वो सारा का सारा एवापोरेट होकर फिर से चला जाता है, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ मास। और साथ के साथ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या हीट, एटमॉस्फेयर से इसको हीट मिलता है तभी तो ये एटमॉस्फेयर में जाता है। तो यानी कि हीट का भी, हीट और एनर्जी, तो एनर्जी और मास, एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप सिस्टम का। अब अगर सपोज करो मैंने यहां लीड लगा दिया, ऊपर इसको ढक दिया, अगर ढक दिया तो मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है या हीट का ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि यहां पे डायाथर्मिक या कंडक्टिंग हमने बाउंड्री लिया हुआ है, तो हीट का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, देन इट विल बी क्लोज सिस्टम। फिर ये क्लोज सिस्टम हो गया क्योंकि मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब एक कंडीशन और आती है हमारी कि उसमें हीट एंड मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी अगर हमने यहां एडियाबैटिक लगा दिया कि Q इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन Q जो है वो 0 हो जाए एडियाबैटिकली, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 तरीके के सिस्टम, इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशंस में लेंगे थर्मोडायनेमिक जब तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। ओपन सिस्टम मास एंड एनर्जी दोनों, क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी, एंड आइसोलेटेड कुछ भी नहीं ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड वाला बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया कि थर्मस में हम लोग चाय वगैरह रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सिस्टम हो गया। आइए आप कुछ और बातें करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आता है कि स्टेट क्या होता है और साथ में स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट एंड स्टेट फंक्शन, पहली बात ये स्टेट क्या होता है। देखो बेसिकली हम जब थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे होते हैं तो थर्मोडायनेमिक में हम एक मैक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी करते हैं। लाइक सपोज करो कि कोई एक गैस है तो उसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किस तरीके से होगा कि उसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है और उसका मोल कितना है, अमाउंट, है ना। तो ये सब चीजें स्टडी की जाती हैं। तो लेट एक पर्टिकुलर स्टेट में, यानी पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम B है, टेम्परेचर T है, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट को हम बोलते हैं उसका स्टेट, है ना। किस स्टेट में, यानी किस पर्टिकुलर
मतलब टाइप में वो रह रहा है, लाइक क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेट। आप सपोज करो कि मैंने इसको दूसरे स्टेट में लगा लिया, यानी कि पी से मैंने प्रेशर पी डैश कर दिया, फिर वॉल्यूम बी डैश कर दिया और टेम्परेचर टी डैश कर दिया, तो यहां पे स्टेट चेंज हो गई। स्टेट अब क्या हो गई, दूसरी स्टेट हो गई। दिस इज सपोज दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2, तो स्टेट चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज होता है, तो स्टेट चेंज में अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट फंक्शंस, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो स्टेट को मतलब डिफाइन करते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सारे हो गए हमारे स्टेट फंक्शन। और स्टेट चेंज किस तरीके से हो सकता है, अगर आप किसी स्टेट फंक्शन को चेंज करो उसकी वैल्यू एज पर दी जो कंडीशन गिवन होता है, तो दिस इज द स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। एक बात और आपको बता दूं कि जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं हमारे पास, स्टेट फंक्शंस कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दूं। तो जिन किसी में भी अगर डेल्टा लगता है वो हमारा होता है स्टेट फंक्शन। जैसे टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होता है, हमारा प्रेशर स्टेट फंक्शन होता है ना, हमारा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। तो आप देखो कभी भी डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा यू, ये हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि है क्या बेसिकली। अभी आप जानोगे ये सारे स्टेट फंक्शन है ना। और दूसरी चीज एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, जो कि हमारा है वर्क और साथ में हीट, ये हमारा, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, ये दोनों पाथ फंक्शन है। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में कि ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में फर्क क्या है। तो पहली बात मैं आपको एक बार एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि स्टेट फंक्शन से हमें क्या मतलब निकलता है। देखो स्टेट फंक्शन वो होता है कि जो अपने इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे इसको रियल लाइफ में देखो, आप सपोज करो अपने घर से जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, आपने अपने जो कोई भी गाड़ी आपके पास उसको बिल्कुल निकाला, बैठ गए और रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अब रेस्टोरेंट को ओनर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है कि आप किस रास्ते से आए हो। आप घर से चले और सीधा रेस्टोरेंट पहुंच गए और खाना खाया, मस्त जो भी एंजॉय किया, वापिस आ गए। उसको इससे भी नहीं फर्क पड़ता कि वापिस आप किस रास्ते से जा रहे हो। तो उसके लिए यानी वो एक तरीके से मानो कि स्टेट फंक्शन हो गया। लेकिन फर्क किसको पड़ता है, आपके पेरेंट्स को या आपको खुद को फर्क पड़ता है कि किस रास्ते से जा रहे हो। क्यों, अगर मान लो आप लॉन्ग वे से जा रहे हो या बहुत ट्रैफिक वाले रास्ते से जा रहे हो तो आपको क्या हो, थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ेगा, बिकॉज आपका फ्यूल ज्यादा खर्चा होगा। और अगर स्मूथ रास्ते से जा रहे हो जिसमें ट्रैफिक कम है, तो इसलिए वो आपका पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन समझ में आ गया। स्टेट फंक्शन वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, दैट इज स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन जो कि किस रास्ते से गए और किस रास्ते से आए इस पे भी डिपेंड करता है। तो वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, क्योंकि वो किस रास्ते से जा रहे हो, किस रास्ते से नहीं जा रहे हो, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है हीट एंड वर्क। वाइल द रेस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी हो गया, इसमें पाथ का कोई रोल नहीं है। चेंज इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली स्टेट फंक्शन है। कैसे, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात तो यह है कि हम किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, उसकी सारी पोटेंशियल, सारी काइनेटिक एनर्जी का समेशन। तो उसमें एनर्जी बहुत रीजंस हो सकती है, लाइक रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, बहुत सारी अलग अलग उनके मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है। उन सभी को अगर आप सम अप करो तो उससे आता है आपका इंटरनल एनर्जी। तो अब देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है तो क्यों है। अब सपोज करो कि यहां पे इंटरनल एनर्जी यू है और यहां पे इंटरनल एनर्जी यू भी है, या अगर 1 और 2 है तो आप 1 और 2 ले लो। यहां पे U1 है और यहां पे U2 है ना। ये पाथ 1 गया मैं। अब देखो 1 से 2 जाने का ये रास्ता भी है, इधर से जाके इधर आ सकते हैं या हम इधर से जाके इधर आ सकते हैं। अब अगर ये पाथ फंक्शन होता तो आप U1 से U2 गए, वापिस U2 से U1 आए। पहले आप इस पाथ से गए है ना और इस पाथ से आए, और अगर आप इस पाथ से गए इधर से आए तो चेंज हो सकता है, क्योंकि अलग अलग रास्ते का अलग अलग वेरिएशन होगा। यानी कि किसी केस में U2 और U1 दोनों केस में पाथ 1 और पाथ 2 में बराबर नहीं आएंगे। पाथ 1 फॉर से 1 और एंड से 2, अगर दोनों केस में ये बराबर नहीं आते तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी किसी एक पाथ की दूसरे वाले की से 1 एंड से 2 किसी एक की ज्यादा है। तो यानी किसी एक रास्ते से ऐसे हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी अपने आप बढ़ जा रही है,
और अपने आप अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो आपको बिना हीट सप्लाई किए, बिना एक्सटर्नल वर्क डन किए आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, दैट इज अ स्टेट फंक्शन, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा स्टेट फंक्शंस। ये हमेशा इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करने वाले हैं, जबकि वर्क और हीट, इसीलिए हम लोग वर्क और हीट में डेल नहीं लगाते। मैं आपको भी बता रहा था ना, तो डेल इसलिए नहीं लगाते हीट में, और डेल हम लोग इसलिए नहीं लगाते वर्क में, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है। वेल, इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये क्या है? देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि क्वांटिटी कितनी ली है उस पर डिपेंडेंट है। क्वांटिटी डिपेंडेंट जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपकी होती है एक्सटेंसिव। जैसे आपका मास हो गया, है ना, जैसे आपका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? कितना वॉल्यूम लिया है, कितना मास लिया है, कितनी क्वांटिटी ली है। फिर आपका एनर्जी हो गया, जैसे एंथैल्पी हो गया, आपका एनर्जी हो गया, जैसे हीट हो गया, है ना, आपका एनर्जी हो गया। ये सारे क्या है? ये पाथ क्वांटिटी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई हमारी एनर्जी वाले जो कंपोनेंट या वॉल्यूम या मास, ये सब कंपोनेंट हो गया हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है कि जो क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं होती, वो सारी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये सब चीजें इस पे डिपेंड। या विस्कोसिटी ले लो, है ना, विस्कोसिटी ले लो, या सरफेस टेंशन ले लो, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें क्वांटिटी कितनी ली है इस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ये सब बहुत बेसिक टूल्स थे जिससे हम लोग थर्मोडायनेमिक को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तब तक आप लोग एक बार इसको बहुत क्लियरली, बहुत ही सिंपल चीजें अच्छे से इन टूल्स को देख लो, ये बहुत काम आने वाला है।